हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टाटोमेरिज्म। चलो। टाटोमेरिज्म को बेटा डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं चलावैवता। हिंदी में क्या कहते हैं? चलावैवता। तो सबसे पहले तो आप चलावैवता क्या होता है, इसको अपन एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट समझेंगे, है ना। जैसे मान लो मैं यहां पे लिखता हूं हिंदी में चला वही वता कहते हैं। क्या कहते हैं? चला वही वता। चला वही वता की शर्त। चला वही वता की शर्त, ठीक है। जो टाटोमेरिज्म है इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं चला वही वता। तो हम पढ़ रहे हैं चला वही वता की शर्त। सबसे पहली शर्त क्या है? शर्त 1, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन चलावैवता, अंग्रेजी में कहते हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म दर्शाता है, ठीक है बेटा। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन चलावैवता दर्शाता है ना। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा CH3CO CH3, ठीक है। ये एक कीटोन है। क्या है ये? ये एक कीटोन है, ठीक। अच्छा, अब कीटोन में क्या होता है? ये जो है ये ये है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये इधर अल्फा कार्बन और इधर ये अल्फा कार्बन, ठीक है। CO हो गया फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से जो भी कार्बन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। जबकि हमने क्या लिखा? कम से कम एक, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन चलावैवता दर्शाता है। तो मेरे को तो केवल एक हाइड्रोजन चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने हैं? 6। मतलब इस कंपाउंड में टाटोमेरिज्म होगी। अब टाटोमेरिज्म कैसे होती है वो देखते हैं। देखो,
सबसे पहले क्या करें, हमको तो देखो एक हाइड्रोजन चाहिए, कितना हाइड्रोजन चाहिए, एक। तो CH2, एक हाइड्रोजन अलग से निकाल लेते हैं, CO, और ये CH3। ठीक है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है और बाजू में ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। मेरे को एक हाइड्रोजन चाहिए तो मैंने एक हाइड्रोजन अलग से निकाल लिया, है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन को ही हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन एक्टिव है, इसलिए क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, इसीलिए इसको चलावयवता कहते हैं। हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, इसीलिए क्या बोलते हैं, चलावयवता। और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टर्न लेके इस कार्बन की तरफ मुड़ जाएगा। ये बॉन्ड टर्न लेगा और टर्न लेके इस कार्बन की तरफ मुड़ जाएगा, इसलिए बोलते हैं डेस्मोट्रोपिज्म। ठीक है, डेस्मो मतलब होता है बॉन्ड और ट्रोपोज मतलब होता है टर्न। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये इस कार्बन की तरफ टर्न लेगा, इसलिए बोलते हैं डेस्मोट्रोपिज्म। ठीक है, अच्छा, अब देखना क्या होगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH और ये CH3। ठीक है, ये इस तरह से। अब ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं कीटोफॉर्म। क्या बोलते हैं, कीटोफॉर्म। क्या बोलते हैं, कीटोफॉर्म। ठीक है, अच्छा, इसमें देखो डबल बॉन्ड को कहते हैं इन और इसको कहते हैं ऑल। OH को क्या बोलते हैं, ऑल, और डबल बॉन्ड को इन। तो इन और ऑल मिलके बन गया इनोल, तो इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म। मतलब टाटोमेरिज्म के दौरान जो कीटो फॉर्म है वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, यदि वापस ये हाइड्रोजन यहां आ जाए तो बॉन्ड फिर से टर्न होके वहीं चला जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। मतलब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होगा तो भी टाटोमेरिज्म होगी, और ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होगा तो भी टाटोमेरिज्म होगी। ठीक है, नोट करो। चलो अब अपन एक टेबल बनाते हैं ना। टेबल में अपन ऐसा करते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं। तो पार्टीशन कर लेते हैं 3। एक में लिखेंगे कंपाउंड, कंपाउंड। एक में लिखेंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। और एक में लिखेंगे टाटोमेरिज्म। ठीक है बेटा, मैं कुछ कंपाउंड बना रहा हूं, आपको बताना है कि वो कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, देखो, जैसे पहला कंपाउंड मान लो मैंने बनाया CH3CO CH3। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था हमने। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, और जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। जबकि मेरे को केवल एक चाहिए टाटोमेरिज्म के लिए, इसमें तो 6 है, मतलब ये कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो करेगा। तो हम यहाँ पे राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है ना, अच्छा, अगला देखो, जैसे मान लो इस तरह से बना दिया जाए।
ये, ठीक है। तो इस कंपाउंड में ये जो है ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के पास में जो कार्बन होता है उससे जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इधर ये अल्फा कार्बन और इधर ये अल्फा कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, देखो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, 1 2 3 4। जब कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है तो वहां पे हाइड्रोजन नहीं होता है, मतलब यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इधर छोड़ो, इधर कितने हैं 3, मतलब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3। टाटोमेरिज्म के लिए कम से कम 1 होना चाहिए, यहाँ तो 3 है, मतलब ये कंपाउंड भी टाटोमेरिज्म शो करेगा। तो राइट का निशान लगा दिया, ठीक है ना बेटा। अगला देखो, इस कंपाउंड में आप देखेंगे तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के पास में जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है ना। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है इसकी भी 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4, और यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है इसकी भी 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4। मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब 0। अब टाटोमेरिज्म के लिए कम से कम 1 चाहिए, जबकि इसमें तो 1 भी नहीं है, मतलब ये कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है बेटा, नोट करो। चलो अब एक की पॉइंट बताता हूं आपको, की पॉइंट, की पॉइंट, ठीक है। की पॉइंट में यहाँ पे हम 2 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट तो क्या है, यदि अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, जो डबल बॉन्ड कार्बन होता है ना बेटा उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, मतलब हम लिख सकते हैं sp2 कार्बन, sp2 कार्बन है ना। तो यदि अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन यानी कि sp2 कार्बन से जुड़ा होता है तो वह चलावैवता, अंग्रेजी में क्या कहते हैं टाटोमेरिज्म, चलावैवता में भाग नहीं लेगा, ठीक है बेटा। एक पॉइंट तो ये याद रखना कि यदि अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन यानी कि sp2 कार्बन से जुड़ा होता है तो वह चलावैवता में भाग नहीं लेगा, ठीक। अच्छा एक और पॉइंट है, जब अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज कार्बन, जब अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज कार्बन से जुड़ा होता है जब अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज कार्बन से जुड़ा होता है तो भी, जुड़ा होता है तो भी वह चलावैवता यानी कि टाटोमेरिज्म में
भाग नहीं लेता, ठीक है ना। जब अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज कार्बन से जुड़ा होता है तो भी वह चला वहीवता में भाग नहीं लेता। ये दो की पॉइंट है, याद रखना। मैं कुछ एग्जांपल समझा देता हूं आपको। इसमें भी अपन चाहें तो पार्टीशन करके समझ सकते हैं, है ना। यहां पे लिख लेंगे कंपाउंड, कंपाउंड, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, ठीक है। चलो समझो, देखो जैसे मान लो इस तरह से कोई कंपाउंड है, ये, है ना, या फिर इस तरह से कोई कंपाउंड है, या फिर इस तरह से कोई कंपाउंड है, ठीक है। चलो एक एक करके समझते हैं। इस वाले कंपाउंड में बेटा ये जो है ना, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप से यहाँ पे जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे जो कार्बन जुड़ा है वो भी अल्फा कार्बन है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखो कितनी वैलेंसी हो रही है, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3, मतलब इन दोनों जगह पे एक एक हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद भी ये कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हैं, है ना। जब डबल बॉन्ड कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है तो वो चला वहीवता में भाग नहीं लेता, ठीक। अच्छा, ये वाला देखो, इसमें एक तो हमारा फंक्शनल ग्रुप ये हो गया और एक फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, ठीक है। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप के बाजू में ये जो कार्बन है ये भी अल्फा, इधर ये जो कार्बन है ये भी अल्फा, ठीक। इसी प्रकार ये फंक्शनल ग्रुप, इसके पास में इधर जो कार्बन जुड़ा है ये भी अल्फा, और इधर जो कार्बन जुड़ा ये भी अल्फा। अब देखो यहाँ पे कितनी वैलेंसी हो रही है, 1 2 3, एक कंपल्सरी मतलब एक हाइड्रोजन है, ठीक। इसी प्रकार एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, मतलब मेरे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4। 4 अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी ये कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि चारों अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़े हैं, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसमें ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के पास में जो कार्बन होता है या फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इधर ये अल्फा कार्बन, ठीक है। अब बैलेंस ही देखो, 1 2 3, 1 2 3, दोनों जगह पे एक एक हाइड्रोजन है, मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन है, 2, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, उसके बाद भी ये टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है ना बेटा। तो याद रखना, जब अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, सॉरी डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हो या ब्रिज कार्बन से जुड़ा हो तो वे चला वहीवता में भाग नहीं लेगा, ठीक है ना। नोट करो। चलो अब इसके बाद हम दूसरी शर्त देखते हैं।
शर्त 2, देखो पहली शर्त में हमने पढ़ा कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन चला वहीवता दर्शाता है। दूसरी हमारी शर्त है एल्डिहाइड, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड चला वहीवता दर्शाएगा। ठीक है, तो कम से कम, कम से कम एक होना चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड चला वहीवता दर्शाता है। ठीक है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड चला वहीवता दर्शाता है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा CH3CHO, CH3CHO। ठीक है, इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ कि ये चला वहीवता कैसे शो करेगा। देखो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। चला वहीवता के लिए एक चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 3, मतलब ये कंपाउंड चला वहीवता दर्शाएगा। ठीक है, कैसे दर्शाएगा, देखो CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाल दिया, ये जो CHO है इसको ऐसे बना सकते हैं अपन, यूं करके। ठीक है ना, CHO, तो ये C, ये H और ये O। अब ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना बेटा, इसको एक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है ये यहाँ से चल के ऑक्सीजन के पास जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ से चल के ऑक्सीजन के पास जाता है, इसलिए चला वहीवता कहते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ आएगा ये बॉन्ड टर्न ले लेगा, ये बॉन्ड टर्न ले लेगा, इसलिए बोलते हैं डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मो मतलब होता है बॉन्ड और ट्रोपोज मतलब होता है टर्न, तो ये बॉन्ड टर्न ले लेगा, इसलिए बोलते हैं डेस्मोट्रोपिज्म। ठीक है, फिर क्या होएगा, तो देखो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, बॉन्ड इधर टर्न ले लेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। देखो ये CH और ये हो गया OH, तो आप इसको ऐसा बना दो। आए समझ में क्या करा मैंने, देखो पहले तो H को यहाँ पहुंचा दिया और बॉन्ड को यहाँ पहुंचा दिया, तो ये तो हो गया बॉन्ड, इस H को C से ही जोड़ दिया तो CH, और यहाँ पे जो OH बना उसको ऐसा सीधा कर दिया तो ये बन गया। ठीक है, अच्छा ये भी इनॉल है, ये भी क्या है, इनॉल है ना। आप चाहो तो देखो इसको मैं पहले वैसे ही बना देता हूँ, ये ऐसा बनेगा UOH और H। ये देखो ये हाइड्रोजन O के पास गया है तो OH, बॉन्ड इधर टर्न ले लिया तो ऐसा बना। इसको आप ऐसा भी बना सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड C, ये H को इसी से जोड़ दो इस तरह से, और ये OH को सीधा कर दो यूं। भाई अभी ये ऐसा है, इसको ऐसा कर दिया यूं, तो ये भी बेटा इनॉल ही होता है। क्या होता है, इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म। ठीक है ना, देखो ये डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन और OH को बोलते हैं ओल, तो क्या हो गया, इनॉल, इनॉल फॉर्म। ठीक है ना, अब यदि
ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वापस इस कार्बन के पास चला जाए, ये हाइड्रोजन वापस इस कार्बन के पास चला जाए और बॉन्ड फिर से इधर टर्न ले ले, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना, नोट करो। चलो इसमें भी कुछ कंपाउंड देखते हैं अपन, पार्टीशन कर लेते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड है ना, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे टाटोमेरिज्म, ठीक। चलो समझते हैं। जैसे मान लो पहला कंपाउंड मैंने बनाया HCHO, है ना, दूसरा बनाया CH3CHO, तीसरा बनाया ये, और चौथा बनाया ये। ठीक है, इनके नाम मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि आपको इनके नाम सीखना है कि इनको क्या बुलाते हैं, तो आप नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक देखें। ठीक है ना, इसके जस्ट पहले नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, वो आप देख लेंगे तो आप सारे नाम सीख जाएंगे, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है ना बेटा, सॉरी ये जो पूरा ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा है ना कि कार्बन, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, जीरो, जीरो अल्फा हाइड्रोजन। अब कम से कम एक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक एक भी नहीं है, जीरो है, मतलब ये टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अच्छा इसमें देखो, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने हैं, तीन, तीन अल्फा हाइड्रोजन। टाटोमेरिज्म के लिए एक चाहिए, जबकि यहाँ पे तीन है, मतलब ये कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो करेगा। अच्छा इसमें देखो, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे ये जो कार्बन है ये हो जाएगा अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है। अब यहाँ पे देखो पूरी चार वैलेंसी हो गई, एक दो तीन चार, मतलब इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि जीरो अल्फा हाइड्रोजन। जब अल्फा हाइड्रोजन जीरो होंगे तो कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्रॉस लगा दिया है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, ये फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो, दो अल्फा हाइड्रोजन। टाटोमेरिज्म के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए, जबकि यहाँ पे दो है, मतलब ये कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है बेटा, इस तरह से हम एल्डिहाइड में टाटोमेरिज्म देखेंगे, नोट करो। चलो नेक्स्ट, शर्त तीसरी, कम से कम, कम से कम, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त नाइट्रो यौगिक
चलावैवता, दर्शाता है। ठीक है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त नाइट्रो यौगिक चलावैवता दर्शाता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा CH3NO2, है ना, तो ये इसको हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और इससे जो कार्बन जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन मानेंगे, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इनको अल्फा हाइड्रोजन मानेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि हमने तो ऐसा लिखा कि कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है, मतलब इस कंपाउंड में टाटोमेरिज्म होगी, इस कंपाउंड में टाटोमेरिज्म होगी। ठीक है, चलो सोल्व करके देखते हैं। तो अपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लो, है ना, क्योंकि अपने को एक हाइड्रोजन चाहिए। ये इसको बाहर निकाल लिया, उसके बाद N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये इस तरह से। ठीक, अच्छा, अब ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, इसको एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन। अच्छा, एक्टिव होने के साथ साथ ये हाइड्रोजन एसिडिक भी है। कैसा है? एसिडिक, तो एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन तो है, साथ में एसिडिक भी है। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन यदि O के पास चला जाए और ये बॉन्ड इधर टर्न ले ले, तो इसमें क्या हो जाएगी? टाटोमेरिज्म। तो ये ऐसा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड NOH, और ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रोफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोफॉर्म। नाइट्रोफॉर्म। और इसको बोलते हैं आइसोनाइट्रोफॉर्म। आइसोनाइट्रोफॉर्म। ठीक है, नोट कर लो। चलो अगला देखते हैं। टाटोमेरिज्म के अन्य एग्जाम्पल। टाटोमेरिज्म के अन्य एग्जाम्पल, इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यूरिया में। अच्छा, अन्य एग्जाम्पल पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट बताना भूल गया, मैं आपको पहले बता देता हूँ, की पॉइंट करके बता देता हूँ, है ना, की पॉइंट। की पॉइंट देखो क्या है, ये जो हमने पढ़ा ना नाइट्रोफॉर्म, इसमें जो एक्टिव हाइड्रोजन है उसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोल रहे हैं। अब सुनो बात को, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो चूंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है यानी कि ये एसिड है, मतलब ये किसी दूसरे बेस के साथ क्रिया करेगा, और जब ये बेस के साथ क्रिया करेगा तो बेस में डिसॉल्व हो जाएगा, बेस में घुल जाएगा। ठीक है ना, मतलब मैं बोल सकता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त नाइट्रो कंपाउंड बेस के साथ रिएक्शन करेगा और उसमें घुल जाएगा, उसमें विलय हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही हमारा की पॉइंट बन जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त नाइट्रो कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोजन युक्त नाइट्रो कंपाउंड बेस। बेस मतलब क्या होता है? क्षार। क्षार।
के साथ क्रिया करके उसमें घुल जाएगा, उसमें घुल जाएगा। ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त नाइट्रो कंपाउंड बेस के साथ यानी कि क्षार के साथ क्रिया करके उसमें घुल जाएगा। एक एग्जांपल से इसको या एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, कौन NaOH, अच्छा NaOH बेस है ना, NaOH क्या है, बेस है, क्षार। कौन NaOH में कौन NaOH में विलय नहीं होगा। ठीक है, कौन NaOH में विलय नहीं होगा। अब जैसे मान लो ऑप्शन लिखा, ए ऑप्शन में लिखा CH3NO2, बी ऑप्शन में लिखा CH3CH2NO2, सी ऑप्शन में लिखा CH3CH3 और यहाँ पे NO2, और डी ऑप्शन में लिखा CH3 का होल थ्राइज C और NO2। ठीक है, चलो अब बात को समझो। ये हमारा नाइट्रो कंपाउंड है और इससे जो कार्बन जुड़ा वो अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ये हमारा नाइट्रो कंपाउंड और इससे जो कार्बन जुड़ा वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक इसी प्रकार इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इस वाले के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हमने क्या लिखा, अल्फा हाइड्रोजन युक्त नाइट्रो कंपाउंड बेस के साथ क्रिया करेगा और उसमें घुल जाएगा। अब इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तीनों तो क्रिया करेंगे और उसमें घुल जाएंगे, विलय हो जाएंगे, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये क्षार के साथ क्रिया नहीं करेगा। क्रिया नहीं होगी तो उसमें विलय भी नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डेली। नोट कर लो। चलो अगला देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाटोमेरिज्म के अदर एग्जाम्पल करके लिख दूं, अदर एग्जाम्पल, टाटोमेरिज्म के अदर एग्जाम्पल। ठीक है, टाटोमेरिज्म के अदर एग्जाम्पल में सबसे पहले अपन देखते हैं सबसे पहले अपन देखेंगे यूरिया में टाटोमेरिज्म। यूरिया में टाटोमेरिज्म। ठीक है, यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, NH2CO NH2। अब इसमें ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़े, ये एक्टिव हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन O के पास चला जाएगा और बदले में ये बॉन्ड इस तरफ टर्न ले लेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, NH डबल बॉन्ड COH और ये NH2। ठीक है ना, इसको यूरिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूरिया, और इसको बोलते हैं
आइसोयूरिया। ठीक है, चलो एक और देखो, लैक्टम में टाटोमेरिज्म, लैक्टम में टाटोमेरिज्म, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। लेक्टम में टाटोमेरिज्म है ना, लेक्टम क्या होता है, आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ और आर, इसका नाम है लेक्टम। क्या नाम है इसका, लेक्टम। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव है, तो ये ओ के पास आ जाएगा, बदले में ये बॉन्ड इस तरफ टर्न ले लेगा, तो ये ऐसा बनेगा आर सी, सॉरी, आर एन डबल बॉन्ड सी ओ एच और ये आर। ठीक है, नोट कर लो। चलो कुछ और देखते हैं, दो हो गए ना, इसके बाद तीसरा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड में टाटोमेरिज्म, हाइड्रोजन साइनाइड में टाटोमेरिज्म। देखो जैसे एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये है बेटा हाइड्रोजन साइनाइड। क्या है ये, हाइड्रोजन साइनाइड। अब हाइड्रोजन साइनाइड में ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एक्टिव है। कैसा है, एक्टिव। तो ये हाइड्रोजन यदि चल के नाइट्रोजन के पास चला जाए, कहाँ चला जाए, नाइट्रोजन के पास, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये इस तरह से, तो ये हाइड्रोजन साइनाइड और ये बन गया हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, तो इस प्रकार हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड भी टाटोमेरिज्म शो करेंगे। एक और देख लो, नाइट्रो तथा नाइट्राइट में टाटोमेरिज्म, नाइट्रो तथा नाइट्राइट में टाटोमेरिज्म है ना, किसमें, नाइट्रो तथा नाइट्राइट में टाटोमेरिज्म। नाइट्रो क्या होता है, एच एन ओ और ये, इसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। अब ये जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये यदि ऑक्सीजन के पास चला जाए और बदले में ये बॉन्ड इस तरफ टर्न ले ले, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एच ओ, एच ओ, ये सिंगल बॉन्ड एन और ये डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलेंगे नाइट्राइट। ठीक है, तो नाइट्रो और नाइट्राइट इनमें भी टाटोमेरिज्म होती है, याद रखना, नाइट्रो और नाइट्राइट ये भी टाटोमेरिज्म शो करते हैं, नोट करो।
चलो, अब हमको एक आखिरी चीज देखनी है, इनोल की स्टेबिलिटी, तो हमारा टाटोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, फटाफट देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, ठीक है ना। इसमें याद रखना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ इनोल में, स्टेबिलिटी ऑफ इनोल में सबसे पहले हम एरोमेटिक इनोल को रखेंगे, एरोमेटिक इनोल, किसको रखेंगे, एरोमेटिक इनोल को। अच्छा, एरोमेटिक इनोल के बाद हम रखेंगे रिजोनेंस, रिजोनेंस, रिजोनेंस वाले इनोल को। उसके बाद हम रखेंगे CO वाले इनोल को, और आखिरी में रखेंगे अल्फा हाइड्रोजन वाले इनोल को। ठीक है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो एरोमेटिक इनोल कैसे बनेगा, एक कंपाउंड बनाते हैं, है ना। ये मान लो एक कंपाउंड है, ठीक। ठीक इसी प्रकार एक और कंपाउंड ले लेता हूं मैं, ये ले लिया, है ना। एक और ले लेते हैं, या ये वाला लेते हैं CH3, और एक ये ले लेते हैं CH3CHO। ठीक है, चलो समझना बात को है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के पास में जो कार्बन जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो एक अल्फा कार्बन तो ये हो गया, और एक ये हो गया। अब इधर जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो तो डबल बॉन्ड से जुड़ा, और डबल बॉन्ड से जुड़ा होने पर हाइड्रोजन टाटोमेरिज्म में भाग नहीं लेता। लेकिन इस तरफ जो हाइड्रोजन होगा, है ना, वैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे, तो इस तरफ जो हाइड्रोजन होगा वो टाटोमेरिज्म में भाग लेगा। तो हाइड्रोजन चला जाएगा O के पास, बदले में बॉन्ड इधर टर्न ले लेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, टाटोमेरिज्म होने के बाद ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखो, यहाँ पे पहले से ही एक बॉन्ड था, यहाँ पे भी पहले से एक बॉन्ड था, और ये बॉन्ड इधर टर्न ले लिया तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, और यहाँ पे पहुंच गया O के पास H। ठीक, अच्छा, इसमें देखो, इसमें भी वैसे ही है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के पास में इधर यहाँ पे ये अल्फा, और इधर यहाँ पे ये अल्फा। तो इधर वाला जो कार्बन है वो तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ का हाइड्रोजन तो भाग लेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, उनमें से एक हाइड्रोजन भाग लेगा और O के पास चला जाएगा, बदले में बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे बॉन्ड पहले से ही है, जब ये इस तरफ आएगा तो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका OH। इस वाले कंपाउंड को आप ऐसा ही रहने दो, या साथ में चाहो तो लिख सकते हैं इस तरह से CH3COCH3, और इसको आप चाहो तो इस तरह से ओपन करके बना सकते हो CH3CO और ये H। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बस इतने में अपना काम हो जाएगा, है ना।
अच्छा, ये जो कंपाउंड बना ना बेटा, ये फिनोल है। ये क्या है? फिनोल। और फिनोल अपने आप में एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक। देखो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, रिजोनेंस हो रहा है। और इसमें 3 पाई बॉन्ड है। और जो 3 पाई बॉन्ड है, मतलब जो 3 नंबर है वो विषम नंबर है। तो जब विषम संख्या में पाई बॉन्ड होते हैं तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो ये फिनोल एरोमेटिक है। अच्छा, इस कंपाउंड में देखो, ये भी है तो फिनोल ही, सॉरी ये फिनोल नहीं है। इसमें देखो रिजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो इसमें रिजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। इसमें रिजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप से इधर देखो, ये अल्फा और ये अल्फा। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि इसमें देखो, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे ये हाइड्रोजन। तो कितना हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना? अब सबसे पहले हमको उसको प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देनी है जिसमें एरोमेटिक करेक्टर है। तो ये वाला जो इनोल है ये एरोमेटिक है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल इनोल, मोर स्टेबल इनोल। ठीक है, जो फिनोल है ना वो मोर स्टेबल इनोल है। उसके बाद रिजोनेंस वाले को प्रायोरिटी देनी है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखो, यदि दोनों में सीओ ग्रुप अलग अलग होते तो मैं आगे उसको रखता जिसमें सीओ ग्रुप ज्यादा होते। यदि दोनों में सीओ ग्रुप की संख्या अलग अलग होती तो पहले मैं उसको लेता जिसमें सीओ ग्रुप ज्यादा होते। लेकिन अभी दोनों में सीओ ग्रुप एक एक है, तो सीओ ग्रुप से समझ में नहीं आएगा। तो हम कैसे देखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन से। इसमें 6 है जबकि इसमें 3 है, तो जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम इनोल की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। नोट करो। चलो, तो यहाँ पर हमारा टाटोमेरिज्म कंप्लीट हो जाता है। कल से हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म चालू करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।